28 अप्रैल 1988 एलोहा एयरलाइंस की फ्लाइट नंबर 243 ने होनोलुलु जाने के लिए हवाई के हीलो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया। इस प्लेन को ये दूरी लगभग 1 घंटे से भी कम समय में तय करनी थी। इस उड़ान के लिए उस दिन मौसम बिल्कुल साफ था और प्लेन ने सामान्य तरीके से बिना किसी परेशानी के एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया। सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन उड़ान भरने के कुछ ही क्षणों बाद अचानक हुए एक धमाके से पूरा प्लेन हिल गया। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, एक झटके के साथ फर्स्ट क्लास कैबिन की छत उखड़कर प्लेन से अलग हो गई। अपने सर के ऊपर खुला आसमान देखकर पैसेंजर्स और कैबिन क्रू की जान हलक में आ गई। क्या हवा के दबाव ने किसी पैसेंजर को प्लेन से बाहर खींच लिया? क्या प्लेन के हवा में ही टुकड़े हो गए? क्या ये प्लेन इमरजेंसी लैंडिंग कर पाया? एविएशन दुनिया की इस दिल दहला देने वाली दुर्घटना के बारे में जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। बोइंग 737-200 सीरीज का ये विमान 1979 में एलोहा एयरलाइंस को दिया गया था। अब तक इस विमान ने कुल मिलाकर 35,496 घंटे की हवाई यात्रा पूरी की थी। लेकिन अपनी अब तक की सर्विस में ये विमान ज्यादातर छोटी दूरी की यात्रा के लिए ही इस्तेमाल किया गया था, जिस कारण से इस विमान ने लगभग 90,000 से भी ज्यादा बार टेक ऑफ और लैंड किया था। अपनी इतनी सारी छोटी दूरी की फ्लाइट्स के कारण ये विमान अपनी निर्धारित सीमा से भी 3 गुना ज्यादा बार टेक ऑफ और लैंड कर चुका था। दुर्घटना वाले दिन यह विमान 3 बार होनोलुलु से हीलो की यात्रा कर चुका था। एयरपोर्ट पर सब कुछ सामान्य तरीके से चल रहा था और ग्राउंड सेफ्टी स्टाफ ने हवाई जहाज का बाहरी निरीक्षण पूरा किया। अपनी रिपोर्ट में सेफ्टी स्टाफ ने एयरलाइंस में किसी भी तरह की तकनीकी या बॉडी पार्ट खराबी का कोई जिक्र नहीं किया। कुछ वक्त पहले ही इस प्लेन ने अपनी निर्धारित जांच के अनुसार बोइंग सर्विस बुलेटिन रिपोर्ट को पास किया था और इस जांच में भी प्लेन में किसी तरह की खराबी का कोई जिक्र नहीं था। फ्लाइट का नेतृत्व 44 वर्षीय कप्तान रॉबर्ट स्कॉन्सथाइमर कर रहे थे, जिनके पास 8,500 फ्लाइट आवर्स का कुशल फ्लाइंग अनुभव था। को पायलट के तौर पर फ्लाइट में 36 वर्षीय फर्स्ट ऑफिसर मैडेलिन टॉम्किंस सवार थे, जिनके पास इस तरह के बोइंग 737 प्लेन को उड़ाने का 3500 घंटे का अनुभव था। कुल मिलाकर दोनों पायलट्स को इस तरह के बोइंग 737 प्लेन को उड़ाने का 10,000 घंटों से भी ज्यादा का अनुभव था। बाकी क्रू मेंबर्स के साथ फ्लाइट में उस दिन फ्लाइट अटेंडेंट क्लैराबेल लैंसिंग भी सवार थी। धीरे धीरे कर सभी पैसेंजर्स प्लेन में सवार होने लगे। इसी दौरान बोर्डिंग ब्रिज से गुजरते हुए एक पैसेंजर की नजर प्लेन के बाहरी फ्यूजलैज में आई हुई दरार पर पड़ती है, जिसे देखकर वो थोड़ा घबरा भी जाती है। लेकिन ये सोचकर कि शायद एयरपोर्ट स्टाफ को इसकी जानकारी पहले से होगी, वो किसी भी फ्लाइट क्रू या एयरपोर्ट स्टाफ से इसका जिक्र नहीं करती। सभी पैसेंजर्स के सवार होने के बाद दोपहर के लगभग 1 बजे फ्लाइट ने अपना रोल ऑफ प्रोसेस शुरू किया। टैक्सीवे से होते हुए लगभग 1:25 पर फ्लाइट 243 ने हीलो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया। फ्लाइट रूट को फॉलो करते हुए पायलट प्लेन को उसकी निर्धारित हाइट पर ले जाने के लिए क्लाइंब शुरू करता है। आमतौर पर जैसा हर फ्लाइट में होता है, टेक ऑफ के बाद जब तक प्लेन अपना क्लाइंब पूरा करके अपनी निर्धारित हाइट तक नहीं पहुंचता, पैसेंजर्स के लिए सीट बेल्ट पहने रखना अनिवार्य होता है। इसलिए फ्लाइट 243 के सभी पैसेंजर्स ने भी अपनी सीट बेल्ट पहनी हुई थी। धीरे धीरे अपनी हाइट बढ़ाता हुआ प्लेन जैसे ही 24,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचता है, तो अचानक एक तेज धमाका होता है और एक झटके के साथ फर्स्ट क्लास कैबिन की पूरी छत उखड़कर प्लेन से अलग हो जाती है। अचानक हुए धमाके के बाद प्लेन को संभालते हुए पायलट जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं।
कॉकपिट का दरवाजा और फर्स्ट क्लास कैबिन की छत उखड़कर अलग हो चुकी थी और पायलट को अपने पीछे खुला आसमान दिखाई दे रहा था। तेज हवा के साथ पूरे कॉकपिट में प्लेन के टुकड़े इधर उधर उड़ रहे थे। अपनी आंखों के सामने साक्षात मौत देख रहे फर्स्ट क्लास कैबिन के पैसेंजर्स सीट बेल्ट के सहारे अपनी सीट पर झूल रहे थे। 300 मील प्रति घंटा की स्पीड से हवा सब कुछ प्लेन के बाहर खींच रही थी। छत उखड़ने के बाद अचानक हुए डीकंप्रेशन के कारण प्लेन के लेफ्ट साइड का एक बड़ा हिस्सा भी टूटकर प्लेन से अलग हो चुका था। किस्मत से सीट बेल्ट साइन ऑन होने के कारण सभी पैसेंजर्स ने सीट बेल्ट पहनी हुई थी, जिसके कारण खुशकिस्मती से सभी पैसेंजर्स अपनी सीट से चिपके रहे। लेकिन कैबिन क्रू इतने खुशकिस्मत नहीं थे। एयर होस्टेस कैराबिल लैंसिंग बड़ी ही मुश्किल से एक साइन पैनल को पकड़कर प्लेन से बाहर ना खींचे जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हवा के प्रेशर ने कुछ ही क्षणों बाद क्लैराबेल लैंसिंग को प्लेन से बाहर खींच लिया। एक दूसरी एयर होस्टेस मिशेल होंडा को भी हवा के प्रेशर ने कैबिन फ्लोर पर पटक दिया, लेकिन खुशकिस्मती से एयर होस्टेस मिशेल ने पैसेंजर सीट को पकड़कर अपने आप को प्लेन से बाहर खींचने से बचा लिया। मुश्किल से पैसेंजर सीट को पकड़े हुए, जिंदगी और मौत से लड़ते हुए एयर होस्टेस मिशेल अभी भी पैसेंजर्स को शांत रहने और अपनी सीट को पकड़े रखने की सलाह दे रही थी। वहीं कॉकपिट में अपने होश संभालते हुए पायलट ने अपने ऑक्सीजन मास्क लगाकर फिर से प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश शुरू कर दी, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हो गया कि प्लेन के काफी कंट्रोल्स फेल हो चुके थे। प्लेन धीरे धीरे उनके काबू से बाहर होता जा रहा था। हवा के थपेड़ों के बीच 24,000 फीट की ऊंचाई पर प्लेन तेजी से डगमगाने लगता है। वहीं इतनी ऊंचाई पर कैबिन डीकंप्रेशन और प्लेन की तेज स्पीड के कारण पैसेंजर्स के लिए सांस लेना मुश्किल हो चुका था। आमतौर पर हवा में कैबिन डीकंप्रेशन के हालात में पैसेंजर्स को सांस लेने में मदद के लिए कैबिन की छत से ऑक्सीजन मास्क बाहर आ जाते हैं, लेकिन यहाँ तो पूरी छत ही उड़ चुकी थी। इतनी तेज हवा और ऑक्सीजन की कमी के कारण पैसेंजर्स कभी भी मौत के मुंह में जा सकते थे। फर्स्ट ऑफिसर तुरंत ही प्लेन के रेडियो को इमरजेंसी फ्रीक्वेंसी पर सेट करके होनोलुलु एयरपोर्ट को मेडे कॉल करता है और पास के माउई एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंड करने की जानकारी देता है। लेकिन कॉकपिट में हवा का शोर इतना ज्यादा था कि होनोलुलु एटीसी कंट्रोलर कुछ भी समझ नहीं पाता। शोर इतना ज्यादा था कि पायलट्स भी एक दूसरे की आवाज नहीं सुन पा रहे थे और हाथ के इशारों में बात करते हुए पायलट्स ने तेजी से प्लेन को नीचे लाने का डिसीजन लिया। बिना कोई वक्त गवाए प्लेन की नोज को डाउन करके पायलट्स तेजी से प्लेन को नीचे लाने लगते हैं। पायलट्स इतनी तेजी से प्लेन को नीचे लाते हैं कि एक वक्त पर प्लेन 4100 फीट प्रति मिनट की स्पीड से नीचे आने लगता है। आमतौर पर पैसेंजर्स प्लेन 3000 फीट प्रति मिनट की स्पीड से ही नीचे आते हैं ताकि पायलट्स प्लेन को कंट्रोल कर सकें और प्लेन क्रैश ना हो। लेकिन अपने साथ साथ सभी पैसेंजर्स को मौत के मुंह में जाने से बचाने के लिए पायलट्स के पास प्लेन को तेजी से नीचे लाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। तेजी से नीचे आते हुए प्लेन जब 14,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचता है तो किस्मत से पायलट्स माउई एयरपोर्ट पर इमरजेंसी सर्विस सेंटर से कांटेक्ट करने में सफल हो जाते हैं। मुझसे काफी लोग पूछते हैं कि अपने वीडियो बनाने के लिए मैं किस तरह के माइक्रोफोन या कैमरे का इस्तेमाल करता हूं। वॉइस रिकॉर्डिंग करने के लिए मैं बिग पासपोर्ट का USB माइक्रोफोन यूज करता हूं, जो हमारे आज के वीडियो के स्पॉन्सर भी हैं। बिग पासपोर्ट माइक के नॉइस कैंसिलेशन फंक्शन के कारण ही अपने हर वीडियो के लिए मैं परफेक्ट HD वॉइस आसानी से रिकॉर्ड कर लेता हूं। इसके अलावा अपनी टीम से ऑनलाइन बात करने के लिए भी मैं बिग पासपोर्ट के USB हेडफोन्स और वेबकैम का इस्तेमाल करता हूं। तो अगर आप भी प्रोफेशनल वीडियो बनाना चाहते हैं या ऑनलाइन मीटिंग्स करना चाहते हैं तो बिग पासपोर्ट के प्रोडक्ट सभी मेजर ई-कॉमर्स स्टोर जैसे Amazon, फ्लिपकार्ट और स्नैपडील पर बहुत ही किफ़ायती प्राइस पर आसानी से उपलब्ध हैं। सभी प्रोडक्ट के लिंक और स्पेशल कूपन कोड नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिए गए हैं, जिसका इस्तेमाल करके आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी पा सकते हैं। तो आइए इसी के साथ वापस आते हैं अपनी केस स्टडी पर। और उन्हें इमरजेंसी लैंडिंग की जानकारी देते हुए
एयरपोर्ट पर एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड को तैयार रखने के लिए कहते हैं। ऑक्सीजन की कमी के कारण फर्स्ट क्लास कैबिन में अब पैसेंजर्स का दम घुटने लगता है। लेकिन जैसे जैसे प्लेन 10,000 फीट की ऊंचाई से नीचे आने लगता है, कप्तान प्लेन की स्पीड कम कर देते हैं, जिसके कारण पैसेंजर्स को सांस लेने के लिए थोड़ी बहुत ऑक्सीजन मिलने लगती है। स्पीड को कम करते हुए कप्तान प्लेन को रनवे की तरफ लाने लगते हैं, लेकिन स्पीड कम करते हुए प्लेन जैसे जैसे 195 मील प्रति घंटे की स्पीड पर पहुंचता है तो प्लेन काबू से बाहर होने लगता है। जल्द ही पायलट्स को एहसास हो जाता है कि अगर उन्हें प्लेन को क्रैश होने से बचाना है तो उन्हें प्लेन की स्पीड को बढ़ाना होगा। लेकिन इतनी तेज स्पीड पर प्लेन को लैंड करवाना भी किसी खतरे से कम नहीं था। सुरक्षित लैंड करवाने के लिए आमतौर पर प्लेन को 150 मील प्रति घंटे की स्पीड पर लैंड करवाना होता है। पायलट्स डिसाइड करते हैं कि क्रैश होने से अच्छा है कि वो प्लेन को तेज स्पीड पर ही लैंड कर दें। कप्तान फर्स्ट ऑफिसर टॉम्किंस को लैंडिंग गियर डाउन करने के लिए कहते हैं, जिसके बाद फर्स्ट ऑफिसर तुरंत ही लैंडिंग गियर नॉब को डाउन कर देते हैं। लेकिन लैंडिंग गियर नॉब को डाउन करने के बावजूद भी फ्रंट लैंडिंग गियर लाइट ग्रीन नहीं होती, जिसका मतलब होता है कि लैंडिंग गियर डाउन नहीं हो पाए हैं। ये देखकर कप्तान तुरंत ही मैनुअल लीवर में लैंडिंग गियर को डाउन करने की कोशिश करते हैं। बार बार कोशिश करने के बावजूद भी लैंडिंग गियर लाइट ग्रीन नहीं होती। आमतौर पर ऐसे हालात में पायलट्स कॉकपिट में लगे कैमरा से भी चेक कर सकते हैं कि लैंडिंग गियर डाउन है या नहीं, लेकिन बदकिस्मती से वो कैमरा भी फेल हो चुका था। अब पायलट्स के पास ये जानने का कोई तरीका नहीं था कि क्या फ्रंट लैंडिंग गियर डाउन हुआ है या नहीं। कप्तान और समय बर्बाद नहीं करना चाहते थे और वो बिना ये जाने कि फ्रंट लैंडिंग गियर डाउन हुआ है या नहीं लैंडिंग करने का फैसला करते हैं। अगर फ्रंट लैंडिंग गियर वाकई में डाउन नहीं हुआ होता और प्लेन इतनी स्पीड से लैंड करता तो उसका रनवे पर क्रैश होना पक्का था। वैसे भी इन हालात में पायलट्स के पास और कोई दूसरा चारा नहीं था। पायलट्स कोई भी रिस्क लेकर सिर्फ प्लेन को लैंड करवाना चाहते थे, लेकिन किस्मत से लैंडिंग गियर पहले ही डाउन हो चुका था और सिर्फ सिस्टम की खराबी के कारण कंट्रोल पैनल में ग्रीन लाइट नहीं आ रही थी। और हवा में हुए उस धमाके के लगभग 13 मिनट बाद तेज स्पीड से हवा में लहराता हुआ प्लेन आखिरकार रनवे को टच करता है। कुछ दूर तक रनवे पर दौड़ने के बाद प्लेन सही सलामत रुक जाता है। इमरजेंसी सर्विसेज के साथ साथ एयरपोर्ट के किसी भी कर्मचारी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता कि परखच्चे उड़ा हुआ प्लेन कैसे सही सलामत लैंड कर सकता है। लेकिन किसी ने सही कहा है कि जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। प्लेन में सवार 89 पैसेंजर्स में से 65 पैसेंजर्स को इस हादसे में चोट आती है। उनमें से 8 पैसेंजर्स को सीरियस हालत में चोट लगती है। दुर्भाग्य से एयर होस्टेस क्लैराबेल लैंसिंग की इस हादसे में मौत हो जाती है और बदकिस्मती से उनकी बॉडी भी कभी नहीं मिल पाई। प्लेन इतनी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका था कि उसको रिपेयर करने के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था। यह हादसा इतना भयानक और हैरत अंगेज था कि पलक झपकते ही पूरी दुनिया में इसकी खबर फैल गई और तुरंत ही इसकी जांच शुरू कर दी गई। जांचकर्ताओं के सामने सबसे बड़ा सवाल यही था कि कैसे एक भारी भरकम जेट एयरप्लेन की छत हवा में उखड़कर प्लेन से अलग हो गई। आमतौर पर एयरप्लेन फ्यूजलाज का बाहरी हिस्सा 2.5 मिलीमीटर मोटी मेटल शीट से बना होता है। अगर आसान भाषा में समझने की कोशिश करें तो ये मोटाई इतनी होती है जितना अगर 2 क्रेडिट कार्ड को एक दूसरे के ऊपर रख दें। 4 मीटर लंबे और 2 मीटर चौड़े मेटल की इन प्लेट्स को एक दूसरे से मेटल रिवेट्स की सहायता से जोड़ा जाता है। इसलिए आमतौर पर ऐसे हालात में जॉइंट के किनारे सबसे कमजोर जगह होती है और इसलिए जांचकर्ताओं का सबसे पहला शक इन्हीं जॉइंट्स एरिया की तरफ जाता है।
इसके बाद जांचकर्ता जब सभी पैसेंजर से पूछताछ करते हैं तो वही पैसेंजर जिसने बोर्डिंग करते वक्त प्लेन की दीवार में क्रैक देखा था वो उन्हें इसके बारे में बताती है। वो पैसेंजर जिस जगह दरार की बात कहती है, जांचकर्ताओं को भी अपनी जांच में ठीक उसी जगह से प्लेन में क्रैक आने का पता चलता है। इतनी ऊंचाई पर हवा में तेज दबाव के कारण इसी क्रैक से प्लेन की छत उखड़कर अलग हो गई थी। अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि कुछ दिन पहले ही हुई सुरक्षा जांच के बावजूद क्यों किसी भी सर्विस इंस्पेक्टर को प्लेन में आई इस दरार का पता नहीं चला। और ये खुलासा होता है कि यह गलती इसलिए हुई क्योंकि प्लेन कंपनी जांच में होने वाले खर्चे को कम से कम करना चाहती थी। इसलिए फेडरल एविएशन के नियमों के अनुसार केवल जरूरी जगह जैसे प्लेन के आगे के हिस्से को ही चेक करना अनिवार्य था। प्लेन में लगे बाकी सभी जॉइंट्स को चेक करना या नहीं करना ये एयरलाइंस की मर्जी पर निर्भर था। हालांकि इस प्लेन ने 35,496 घंटों का समय एक ऐसे समुद्री रूट पर फ्लाई करने में गुजारा था जहां वातावरण बहुत ही नमी और नमक से भरा हुआ था। ऐसा मौसम किसी भी मेटल में जंग लगाने के लिए बहुत घातक होता है। लेकिन इस सब के बावजूद भी एलोहा एयरलाइंस ने अपने प्लेन की रेगुलर और पूरी जांच करना जरूरी नहीं समझा। मेंटेनेंस के दौरान हुई इस तरह की भारी मानवीय गलतियों के कारण ही ये भयानक हादसा हुआ। जांच में पाई गई गलतियां इतनी भयानक और खतरनाक थी कि अमेरिका सरकार ने तुरंत ही पूरे मेंटेनेंस प्रोसेस को बदलने के निर्देश दे दिए। एक नई एयरवर्थनेस टास्क फोर्स का भी गठन किया गया जिसका मुख्य उद्देश्य सभी प्लेन को अच्छी तरह से चेक करना था। इस नई टीम की जांच के दौरान अगर किसी एक प्लेन में भी कोई खराबी पाई जाती है तो पूरी एयरलाइन के सभी प्लेन की दोबारा जांच की जा सकती थी। एयरलाइंस इंडस्ट्री में यह एक बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण बदलाव था, लेकिन दुर्भाग्य से एयर होस्टेस क्लैरेबल लैंसिंग को इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। इस हादसे में पायलट्स के साथ साथ पूरी कैबिन क्रू टीम ने बहुत ही बहादुरी से अपने काम को अंजाम दिया था, जिसके लिए उन्हें बहुत सारे बहादुरी पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया था। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारा हौसला बढ़ाएं। आपके सहयोग के लिए हम सदैव आपके आभारी हैं। धन्यवाद।